अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर होने जा रहे ज़मनी इंतखाब की तशहीर के आखिरी दिन अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ एक बड़े जलसे को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वायनाड को दुनिया के अहम सयाहती मुकामात के ज़मरे में लाने का वादा किया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस ज़मनी इंतखाबात में यूडीएफ की उम्मीदवार है। ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया है। इससे कबल वो 23 अक्टूबर को इंतखाबी तशहीर में शामिल हुए थे, जब प्रियंका अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंची हुई थी। आज राहुल गांधी ने यहां सुल्तान बाथरी में स्पेंशन जंक्शन से चिंगम जंक्शन तक प्रियंका के साथ रोड शो करने के बाद भी इस जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि एक चैलेंज की शक्ल में ले रहा हूं। मैं वायनाड को दुनिया का सबसे अच्छा सयाहती मुकाम बनाने में उनकी यानी प्रियंका गांधी की मदद करेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों का तस्करा करते हुए कहा है कि जिंदगी का नाम अमन है। वायनाड के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है और मोहब्बत सिखाई भी है, लेकिन वायनाड के लोगों ने मुझे सिखाया कि सियासत में से लफ्ज को बड़ा मकाम हासिल है। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत और गुस्से से लड़ने के लिए मोहब्बत ही वाहिद असला है। राहुल गांधी जब जलसा आम से खिताब करते हैं तो सुल्तान बाथरी में स्पेंशन जंक्शन से चिंगम जंक्शन तक सड़क के दोनों जानिब लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बादजा राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ तिरुम्बाडी असेंबली हल्के में भी रोड शो किया, जो वायनाड लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। वहां भीड़ से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी 2004 में शुरू की और 2019 में वायनाड से रुकन पार्लियामेंट बना। 15 साल तक मैंने अपनी सियासत से मोहब्बत की। और इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा है कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकला था और इसके अलावा पदयात्रा जोड़ो यात्रा भी इसको मोहब्बत की शक्ल में देखता है। मोहब्बत को इस सियासी औजार की शक्ल में इस्तेमाल करता हूँ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बॉलीवुड अदाकार रितेश देशमुख ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने अपने भाई धीरज देशमुख के लिए वोट मांगा है। उनके भाई धीरज को कांग्रेस ने लातूर से मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के रमेश कराट से होने वाला है। कांग्रेस के हक में इंतखाबी तशहीर के दौरान उन्होंने कहा है कि लोग बीजेपी वाले दावा करते हैं कि उनका मजहब खतरे में है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनकी पार्टी ही खतरे में है। इंतखाबी जलसाम से खिताब के दौरान रितेश और इसके अलावा भी उन्होंने बीजेपी पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि जो ईमानदारी से काम नहीं करते उन्हें मजहब की जरूरत पड़ती है। अपने छोटे भाई धीरज देशमुख के हक में तशहीरी मुहिम के दौरान रितेश देशमुख ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ही मजहब है। जो ईमानदारी से अपना काम करता है वो मजहब की पासदारी करता है। मजहब की जरूरत उन्हें होती है जो काम नहीं करते हैं। उन्होंने अपने खिताब में आगे कहा, जो ये दावा करते हैं कि उनका मजहब खतरे में है, ये उनकी पार्टी है जो खतरे में है। उन्हें बोल दीजिए कि हम अपने मजहब की हिफाजत कर लेंगे, आप पहले तरक्की पर तो बात कीजिए। रितेश देशमुख ने अपनी तकरीर के बाद कहा है कि उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगार है, उन्हें रोजगार फराहम करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने मजीद कहा है कि किसानों को उनकी पैदावार की अच्छी कीमत नहीं मिलती है। खुदकशी के वाकयात बढ़ चुके हैं। आप और बीजेपी की बदतर हुक्मरानी, बदउनवानी और नाइंसाफी के खिलाफ दिल्ली की आवाम को इंसाफ दिलाने का चौथा दिन यानी दिल्ली न्याय यात्रा के लिए निकाली जा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने हैदरपुर गांव शालीमार बाग असेंबली हल्के में यात्रा शुरू करने से कबल कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राजधानी में महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, जिस पर कंट्रोल करने में बीजेपी और आप पूरी तरह से नाकाम है। न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली वालों की परेशानियों को आवाम के साथ मिलकर तबादले ख्याल के साथ उनकी हिमायत से खत्म करने की जरूरत है। इसके अलावा इंतखाबात में आपको मुस्तरद कर कांग्रेस की हुकूमत बनाने का रास्ता हमवार है। परचम कुशाई तकरीब के दौरान दिल्ली कांग्रेस सेवा दल की टीम रोजाना पूरी सरगर्मी से कांग्रेस की तरक्की और तारीखी रिवायत के मुताबिक और उसूलों के तहत दिल्ली न्याय यात्रा को कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाती है। आज की यात्रा का इख्तिताम मॉडल टाउन असेंबली हल्के में गोजरा निवाला टाउन में हुआ है। यात्रा के दौरान रास्ते में पुराने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी में दुआए जलसा की। देवेंद्र यादव ने परेशान और मजलूम दिल्ली वालों की खुशहाली के लिए दुआ की है। दिल्ली न्याय यात्रा शालीमार बाग असेंबली हल्के के हैदरपुर गांव से शुरू होते हुए शालीमार बाग गांव, संजय नगर, महेंद्र पार्क चौक, आदर्श नगर, मेन रोड जहांगीरपुरी, झीलवाला पार्क, मेन रोड बादली, भलसवा गांव, जय ब्लॉक रोड और मंगल बाजार चौक, बीसी ब्लॉक मार्केट, के ब्लॉक लोहे वाला गेट, के ब्लॉक गैस एजेंसी भलसवा चौक, के ब्लॉक ITI झग्गी, सी ब्लॉक सब्जी मंडी, कुश
कुशल सिनेमा जहांगीरपुरी, सी ब्लॉक आदर्श नगर, कुशल सिनेमा मंगल बाजार चौक, शाह आलम बान रोड, जीटी रोड, राज बाबू रोड, नेहरू रोड, मेन बाजार, आर्या समाज रोड, लेबर चौक, केवल पार्क आदर्श नगर, लाल बाग मस्जिद मॉडल टाउन, विजय सिनेमा स्टेडियम रोड, पेंटामेंट अस्पताल होते हुए गोजरा निवाला टाउन में न्याय यात्रा का एहतमाम हुआ है। कांग्रेस जंगजों ने दिल्ली न्याय यात्रा की तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी आज शालमा और बाग असेंबली अमला और हल्का बादली असेंबली हल्का और मॉडल टाउन असेंबली हल्के में तय किया है। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा है कि यात्रा में खवातीन और नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, गांव वालों और झग्गी वालों के मसाइल पर तबादले ख्याल भी कर रहे। सनती इलाके की एसोसिएशन भी यात्रा में पेश रहती है। लोगों ने बीजेपी और आप को मुंतखब किया था, वो उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यात्रा के दौरान कुछ मुकामात पर कूड़े के ढेर भी नजर आए हैं, जिस पर फिक्र जाहिर करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि हुकूमतें पूरी तरह से नाकाम हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि आज बेरोजगार बड़ा मसला है। यूपीए हुकूमत में वजीर रहे अजय माकिन ने जो वेंडिंग पॉलिसी बनाई थी ताकि दिल्ली के 5 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को रोजी रोटी मिल सके और उन्हें कॉर्पोरेशन पुलिस इंतजामिया परेशान न कर सके, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 11 सालों में वेंडिंग पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया गया है। 3 साल कबल भी आकर यहाँ हुकूमत ने वेंडिंग पॉलिसी जारी कर दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल कब तक अवाम के दरमियान झूठ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वेंडिंग पॉलिसी नाफिज होने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान शराब की तरफ नहीं जाएंगे, महंगाई पर भी काबू हो सकेगा। दिल्ली में इस वक्त महंगाई सबसे ज्यादा है। सूबे कर्नाटक के मांड्या में दलित शख्स के मंदिर में दाखिल होने से वहां के मुकामी लोग काफी नाराज हो चुके हैं। दरअसल सदियों पुराने कौल भैरव शिव स्वामी मंदिर में जब दलित बिरादरी के लोग दाखिल हुए तो वहां के मुकामी लोग खासा नाराज हो गए। उन लोगों ने नाराजगी में मंदिर के अंदर से मूर्तियां निकालकर बाहर रख दी। ये वाकया मांड्या जिला के हंकीरे गांव का है। इस वाकये के बाद पुलिस अफसरान ने गांव वालों के साथ मीटिंग की और इसके बाद तय हुआ कि दलितों को मंदिर में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। गांव वालों ने बताया कि मंदिर हजारों साल पुराना है। हाल ही में साबिक कांग्रेस रुकन असेंबली एम श्रीनिवास ने इस मंदिर की तज़यीन करवाई थी। कुछ लोगों को और गाँव वालों ने रिवायत का हवाला देते हुए मंदिर में दलितों के दाखिले की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की। मुखालिफत करने वालों ने कहा है कि दलितों के लिए गाँव में अलग मंदिर बनाया गया है। अफसरान के समझाने के बाद दलितों को मंदिर में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। मंदिर के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए और तमाम रसूमात भी अदा की गई। एहतियातन पुलिस की एक टीम अभी भी गांव में तैनात है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। तहसीलदार शिव कुमार ने कहा है कि अब मामले का हल निकाल लिया गया है और तनाज़े के हवाले से एहतियात बरता जा रहा। दलितों के साथ होने वाला ये पहला इम्तियाजी बर्ताव नहीं है। इससे कभी भी साल 2022 में सूबे कर्नाटक में ही इस तरह के एक और वाकया पेश आया। एक मेले में त्योहार के दौरान जुलूस में एक दलित बच्चे ने गांव के देवता की मूर्ति को छू लिया था। इसके बाद लोग काफी नाराज हो गए थे और परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना आयद भी किया गया था। ये वाकया कोलार जिला के अल्लड़हल्ली गाँव में पेश आया था। इस गाँव में वक्का लीगा बिरादरी के लोगों की तादाद ज्यादा है, जबकि दलित बिरादरी के सिर्फ 8 या 10 परिवार ही शामिल होते हैं। आसाम के नगांव जिला वाक़ई सामागिरी असेंबली सीट पर 13 नवंबर को ज़मीनी इंतखाबात होने वाला है। इससे ऐन क़ब्ल तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ 2 पुलिस अफसरान के तबादले का हुक्म सादिर कर दिया है। बताया गया है कि नगांव के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट पारिथा प्रथम सिकिया और कालीबा डिवीजन के पुलिस अफसर रूप ज्योति दत्ता को जिला से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जयंत बरवा को जिला का नया SP और शमंत शर्मा को SDP और ओहदे पर मुकर्रर कर दिया है। इस दरमियान बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें धबरी से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन को सामागिरी सीट पर तशहीर से रोकने की अपील की गई है। इस मामले में रकीबुल हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। काबिल जिक्र है कि रकीबुल हुसैन गुज़िश्ता 23 साल से सामागिरी असेंबली हल्का की नुमाइंदगी करते हैं। इस साल लोकसभा इंतखाबात में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने इस सीट को खाली कर दिया था। अब उनका बेटा तंजिल कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से ज़मीनी इंतखाब लड़ रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर दिप्लू रंजन शर्मा को मौका दिया, जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और बीजेपी की यूथ यूनिट के सदर भी रह चुके हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को लिखी गई चिट्ठी में बीजेपी ने कहा है कि रकीबुल हुसैन के इलाके में मौजूदगी ने तशद्दुद को भड़का दिया है। आसाम के वजीर बिमल बोरा ने इलेक्शन कमीशन को खत भेजने के बाद कहा कि अगर रुकन पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन को इलाके में घूमने दिया गया तो इंतखाब गैर जानिबदार और शफाफ नहीं होंगे। नेम प्लेट
बटोगे तो कटोगे जैसे तनाज़ात के बाद अब राजधानी दिल्ली में एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। दरअसल फिर फल और सब्जी फरोख्त करने के तहत भगवा परचम मुहिम वालों की दुकानों पर झंडे लगाए गए हैं। मशरक़ी दिल्ली के मगरबी विनोद नगर से बीजेपी काउंसलर रविंद्र नेगी ने इलाके में ये मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत सड़क के किनारे रेहड़ी पर सब्जी फल और खाने पीने का सामान फरोख्त करने वाले दुकानदारों के मजहब की पहचान के लिए भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। खबरसार एजेंसी के मुताबिक जब रविंद्र नेगी से भगवा झंडे से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई रोज से लोगों की शिकायत थी कि कुछ मखसूस कम्युनिटी के लोग अपना नाम और पहचान बदलकर खाने पीने का सामान फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन खाने पीने के सामान पर थूकने की खबरें भी आती है। लोगों को गंदे पानी में धोकर सब्जियां और फल फरोख्त किए जाते हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इससे मुतालिक पुलिस को भी शिकायत की गई है। मेरा मकसद बस ये है कि लोगों को इल्म हो सके कि कौन दुकान किसका है। हम सिर्फ हिंदुओं की दुकानों पर भगवा झंडा लगा रहे। काउंसलर रविंद्र नेगी से जब सवाल किया गया कि भगवा झंडा लगाने की मुहिम तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप बांटने की सियासत करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन सामान खरीदने वालों को मालूम होना चाहिए कि दुकान किसकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब ओवैसी अपने मजहब को लेकर मुश्तदद हो चुके हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं हो सकते। जिन दुकानों पर काउंसलर के जरिए झंडा लगाया गया, जब उनसे उसके मुतालिक पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 15 सालों से यहाँ दुकान लगा रहे। काउंसलर ने कहा है कि बेदारी के लिए दुकानों पर झंडा लगाया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम दुकानदारों से भगवा झंडे के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हमारी दुकानों पर मुस्लिम से ज्यादा हिंदू आते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आते तो नाम और मजहब पूछते हैं और सामान नहीं खरीदते हैं। मुस्लिम दुकानदारों ने यह भी कहा है कि उन सब से उनकी दुकानदार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी दिखाई देती है। महायुति में शामिल एनसीपी के लीडर और मान खुद शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक लगातार बीजेपी को हदफ तनकीद बना रहे। उन्होंने एक ताजा बयान दिया जिसमें कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे इंतहाई काबिल मसम्मत है। इस तरह की बयानबाजी से मुल्क को कोई फायदा तो नहीं हो सकता, लेकिन अमन खराब हो सकता है। नवाब मलिक का कहना है कि इस तरह की सियासत के सबब ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेहद नुकसान हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी को यूपी में शर्मनाक शिकस्त हुई है। इसलिए मजहब की बुनियाद पर सियासत करना तवील मुद्दत तक नहीं चल सकता। हमें पूरा भरोसा है कि मुल्क में सियासत मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुल्क को तकसीम ना करे। एनसीपी लीडर ने पार्लिमानी इंतखाब में अयोध्या में बीजेपी को हुई शिकस्त का हवाला भी दिया और कहा है कि मजहब के नाम पर सियासत को अवाम ही नापसंद करती है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने 1992 के दौर को भी याद किया और कहा है कि इस वक्त हंगामा उरूज पर था। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, पूरे मुल्क में फसादात छिड़ गए, उत्तर प्रदेश भी इस फसाद में झुलस रहा। ऐसे में कल्याण सिंह जी की हुकूमत बर्खास्त कर दी गई, लेकिन 4 माह के अंदर इंतखाब हुआ और बीजेपी को शिकस्त हुई। सालों बाद अदालत के हुक्म से मंदिर तामीर हुआ। मंदिर तामीर के बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से नाकाम रही। इससे बीजेपी को समझना चाहिए कि मजहब की बुनियाद पर सियासत ज्यादा दिन नहीं चल सकती। केरला के चेलक्कारा में इस्लाम के खिलाफ पर्चे तकसीम करने का मामला सामने आया है। इल्जाम आयद किया गया है कि यह अमल बीजेपी कारकुनान ने अंजाम दिया। बीजेपी कारकुनान पर इल्जाम है कि उन लोगों ने ईसाई घरों में इस्लाम मुखालिफ पर्चे तकसीम किए। इस पर्चे के अंदर लिखा हुआ है कि वो लोग इस्लाम के खिलाफ वोट करें। पर्चे में यह भी लिखा है कि इस्लाम के बढ़ने से ईसाई मजहब को नुकसान होगा। साथ ही पर्चे में बीजेपी को वोट देने की तलकीन भी की गई। केरला में ये पर्चा त्रिशूर अक़लियती मोर्चे की निगरानी में जारी किया गया है। मुतनाज़िया पर्चे की तकसीम के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अपोजिशन पार्टियों ने मुतनाज़िया पर्चे की तकसीम के फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने वाला अमल करार दिया है, जबकि बीजेपी ने उन इल्जामात को सरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने उन सारे मामलों को खुद को अलग करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनसे पार्टी का कोई सरोकार नहीं होता है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि साजिश के तहत बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि ऐसी सरगर्मियों के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतनाज़िया पर्चे को तकसीम को लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि पर्चे सिर्फ चिलिकारा में ही तकसीम नहीं किए गए बल्कि पलकड़ में भी तकसीम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने कहा है कि ऐसा मुतनाज़िया पर्चे की तकसीम के बारे में पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाना चाहिए। तकसीम किए गए पर्चे त्रिशूर पार्लिमानी इंतखाब के मुतालिक है, जबकि पर्चे में पार्लिमानी इंतखाब के बाद की जानकारी दे दी गई है।
RLJP के सदर और साबिक मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस को जल्द ही सरकारी मकान खाली करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि इस संदेशे की वजह से साबिक वजीर एनडीए से काफी नाराज भी है। एन मुमकिन है कि वो जल्द ही एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। इस अलहदगी की असल वजह उनके भतीजे चिराग पासवान है, जो अपने चचा पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तौर पर भारी पड़ रहे हैं। चिराग की वजह से ही पास का एनडीए में सियासी काफी छोटा हो गया है। RLP के सीनियर लीडरान के मुताबिक पशुपति कुमार पारस के मुशीरों ने भी उन्हें मशवरा दिया है कि वो एनडीए से अलग हो जाए। ना तो उनको पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा और ना ही इत्तेहाद में उन्हें कोई अहमियत दी जाती है। ऐसे में सरकारी बंगला खाली कराना भी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले अलग राह इख्तियार कर ली जाए। अगर पशुपति पारस खुद को एनडीए से अलग नहीं करते तो उनकी पार्टी को आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुज़िश्ता दिनों पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सूरज भान सिंह की रिहायशगाह पर कोर कमेटी की एक मीटिंग मुनाकिद की गई थी। इस मीटिंग में भी इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि RLJP को एनडीए से अलग होना चाहिए। पशुपति पारस भी लाहिदगी का मन बनाए हुए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें दिल्ली की सरकारी रिहाइश खाली करनी होगी। समाजवादी पार्टी चीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से एक पिटीशन गोई की है और केंद्र में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। अखिलेश का कहना है कि आजकल हुकूमत को अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र इंतखाबात के बाद उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। वज़ीर-ए-आला योगी को हदफ तनकीद बनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि ये दिल्ली गए थे और चाहते थे कि अपना कुछ बनवा ले, लेकिन अपना कुछ ना बना पाए तो सब कारगुजार तवील तौर पर चले गए। ये निजाम कानून की बहुत दुहाई देते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा पुलिस अफसर अभी तक कारगुजार है, मुस्तकिल नहीं हो पाया। दिल्ली वाले इंतजार करते रहे कि कब कुर्सी छीन ले। इससे कबल दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने भी वज़ीर-ए-आला योगी के ताल्लुक से इसी तरह की पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा इंतखाबात के नतीजे 2 माह के अंदर योगी आदित्यनाथ को यूपी के वज़ीर-ए-आला ओहदे से हटा दिया जाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और यूपी में कुर्सी छीन ली जाएगी। खाने से मुतालिक झटका और हलाल एयर इंडिया से तनाज़े पर एक बड़ा कदम उठाया है। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली इस कंपनी ने कहा है कि वो अब फ्लाइट में परवाज के दौरान हिंदुओं और सिखों को खाना पेश नहीं करेगी। साथ ही हलाल के नाम से जाना स्पेशल मील को अब मुस्लिम मील किया जाएगा। स्पेशल मील का मतलब हलाल सर्टिफाइड खाना होगा। काबिल जिक्र है कि कुछ वक्त पहले फ्लाइट मुस्लिम मील होने की वजह से इसमें खाने का नाम तनाज़ा पैदा हो गया था। अब एयरलाइन ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम मील स्टिकर के साथ लेबल किए गए, पेश की और बुकिंग की गए खाने को स्पेशल मील माना जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ एम्प्लीफिट किए जाएंगे, मुस्लिम मील के लिए दिया जाएगा। सऊदी सेक्टर्स पर सभी खाने हलाल होंगे। हज परवाजों समेत जिद्दा, दमाम, रियाज, मदीना सेक्टर्स पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ महीनों से एयर इंडिया परवाज के दौरान खाने को लेकर तनाज़ा था। रवा साल 17 जून को कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मंकम टैगोर ने एयर इंडिया के जरिए मजहब की बुनियाद पर खाने को लेबल करने पर फिक्र का इजहार किया था। टैगोर ने कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में हिंदू खाना और मुस्लिम खाना क्या होता है, हिंदू खाना या मुस्लिम खाना? क्या आरएसएस ने एयर इंडिया पर कब्जा कर लिया है? उम्मीद है कि शहरी हवाबाजी वज़रात इस पर एक्शन लेगी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।